नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। तो आज की पहली बड़ी खबर में बात होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के गांदरबल पहुंचे। यहां उन्होंने जेड मॉरिस टनल का उद्घाटन किया। दूसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे, दिल्ली में विधानसभा चुनाव के प्रचार के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नाराजगी जताई है। वहीं तीसरी बड़ी खबर में जिक्र करेंगे, मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में धार्मिक नगरों में शराबबंदी लागू करने जा रही है। और चौथी और आखिरी बड़ी खबर, संभल के चंदौसी कस्बे में भगवान राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण पूरा होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के गांदरबल पहुंचे, जहां उन्होंने जेड मॉरिस टनल का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। टनल के उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा है कि आपने 4 महीने में अपना वादा निभाया और कहा था उसे पूरा किया। आपने बिना किसी गड़बड़ी के घाटी में चुनाव संपन्न करवाया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, आपने कहा कि आप दिल्ली की दूरी और दिल्ली की दूरी को खत्म करने का काम कर रहे हैं और ये सच में आपके काम से साबित होता है। उस दौरान आपने जम्मू कश्मीर के लोगों से कहा था कि बहुत जल्द चुनाव होंगे और लोगों को अपने वोट के जरिए अपनी सरकार चुनने का मौका मिलेगा। आपने अपनी बातें रखी और 4 महीने के अंदर चुनाव हुए। मुख्यमंत्री उमर ने कहा कि विकसित भारत के लिए बेहतर संसाधन जरूरी है। जो देश की बेहतरी नहीं चाहते हैं वे हारेंगे। मुल्क जम्मू कश्मीर और यहाँ की जमहूरियत का नुकसान होते हुए हम नहीं देखेंगे। इस टनल की वजह से साल के 12 महीने सोनमर्ग में टूरिज्म होगा। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह गेट राजनीतिक विश्लेषक माफ कीजिएगा, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी जुड़ गए। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के गांदरबल पहुंचे और साथ ही सीएम ने उनकी तारीफ भी की है। देखिए, इससे प्रतीत होता है ना कि शासन कैसे चलाया जाता है। आपने देखा होगा गैर भाजपा शासित राज्य जो और है वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से कन्फ्रंटेशन करते हैं और इससे उनके प्रदेश का या केंद्र शासित प्रदेश का नुकसान होता है। आज फारूक अब्दुल्ला जी के सुपुत्र उमर अब्दुल्ला जी ने एक कुशल शासक का परिचय देते हुए प्रधानमंत्री जी की तारीफ करी। तारीफ इस बात का इशू नहीं है कि उन्होंने करी या नहीं करी, लेकिन उन्होंने जम्मू कश्मीर के जनता के हितों का ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री जी को ये प्रेरित करा कि जम्मू कश्मीर की जो भी योजनाएं हैं उसको आप और अच्छे से पूरा करें। जम्मू कश्मीर की जो डिमांड है उसको थोड़ा प्रायोरिटी देके और इस तरीके से जम्मू कश्मीर का विकास होगा। क्योंकि ये मानना है कि टूरिज्म इंडस्ट्री अगर अच्छी डेवलप होगी तो कुछ दिन इंडस्ट्री बन जाती है। लोग एक दूसरे के माहौल से ये सर्कुलेशन करते हैं कि वहां की स्थिति अब सामान्य है। और आज उमर अब्दुल्ला जी के बयान से बिल्कुल साफ ये प्रतीत होता है कि जम्मू कश्मीर में इस समय हर तरीके की स्थिति समान है और केंद्र और प्रदेश की सरकार में बढ़िया सामंजस्य है। जी, जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है वो पहले से काफी सही हुई है। साथ ही जो प्रधानमंत्री मोदी ने 4 वादे किए थे वो भी पूरे किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे भारत में जो वादे करे थे वो उनको समय समय पे पूरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं कहीं जब प्रदेश सरकारों का कोऑपरेशन नहीं होता तो वो वादे डिले हो जाते हैं। केंद्र सरकारें के साथ न चल के प्रदेश सरकारें जो है अपनी योजनाएं लाती है जो उनके समतुल्य होती है। जैसा दिल्ली या बंगाल में होता है तो उनके एग्जीक्यूशन में ट्रबल होती है। लेकिन अगर आप केंद्र सरकार के साथ चलोगे, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको देश की जनता के लिए और उन्हें प्रदेश की जनता के लिए शासन करना है, तो आपको एक सामंजस्य के रूप में चलना चाहिए। राजनीतिक विद्वेष हो सकता है लेकिन जनता के लिए इसकी समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। जी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टनल का भी उद्घाटन किया है। साथ ही इससे जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज्म भी बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने बहुत से ऐसे उपाय करे हैं जिससे देश में हर तरीके का टूरिज्म बढ़ रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में टूरिज्म का विस्तार होता है तो उसमें भी केंद्र सरकार का योगदान है, लेकिन जहां जहां टूरिज्म का विकास होता है ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए ही होता है।
भारत के बहुत से ऐसे पर्यटक हैं जो पहले जम्मू कश्मीर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन जब वो इन मार्गों से जाएंगे तो वो पूरे देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे। जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी तो अच्छी होगी, लेकिन वो जिन राज्यों से जाए आएंगे उन राज्यों की अर्थव्यवस्था में भी इससे परिवर्तन आएगा। जी, और ये भी कहा गया है कि पीएम मोदी के द्वारा कि विकसित भारत के लिए बेहतर संसाधन बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि जो भारत है वो जल्द से जल्द और डेवलप बनेगा। विकसित भारत के लिए सारे संसाधन इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडस्ट्री की ग्रोथ से देश नहीं चला सकते। आपको और ऐसे आयाम ढूंढने पड़ेंगे जो आपके देश में अच्छी चीजें मौजूद है, उन्हें आपको दुनिया के समक्ष ले जाना पड़ेगा। जैसे जम्मू कश्मीर बहुत दिनों से इस अवस्था से गुजर रहा था कि उसका ध्यान नहीं दिया जाता था, या वहां पे समस्याएं इतनी ज्यादा थी कि लोग वहां जाने के बारे में सोचते थे। लेकिन आज जम्मू कश्मीर में टिकट खुल गए हैं, पिक्चरों की शूटिंग हो रही है, टूरिस्ट आ रहे हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट आ रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था का भी विकास हो रहा है, भारत भी विकसित हो रहा है और देश दुनिया में भारत के प्रति जो परसेप्शन था वो भी अब चेंज हो रहा है। जी, जैसे देखा जाता था कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर में लोग जाने से डरते थे, वहां पे आतंकवादी घटनाएं सबसे ज्यादा होती थी, और अब पहले की तुलना में अभी काफी कम देखने को मिली है। मुझे ऐसा लगता है कि आज उमर अब्दुल्ला जी के बयान से देश में नई उमंग लोगों को दिखी होगी, क्योंकि उन्हें अभी तक ये लगता था कि प्रधानमंत्री जी तो पूरे देश के हैं, लेकिन अगर वहां प्रदेश का मुखिया भी ये तारीफ कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी अच्छे काम कर रहे हैं, प्रदेश आगे बढ़ रहा है, तो इससे एक अलग मैसेज जाता है दुनिया में कि अब वहां के जो लोकल इलेक्टेड बॉडीज है, जो वहां पे चुन के आए हैं, वो भी इन चीजों को मान रहे हैं और अंततः उन्हें ही मानना है, क्योंकि जो भी पर्यटक जाता है वो जम्मू कश्मीर सरकार का गेस्ट है। सरकार जितने अच्छे से उनका ध्यान रखेगी, वैसे ही सरकार का व्यवसाय भी बढ़ेगा और देश की छवि भी बढ़ेगी। जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के प्रचार के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नाराजगी जताई है। एक पॉडकास्ट में कई मुद्दों का जिक्र करते हुए एलजी ने इशारों ही इशारों में आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला है। एलजी ने कहा कि दिल्ली की गंदगी देखकर ऐसा लगता है जैसे दिल्ली में कोई नगर निगम है ही नहीं। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है, जहां 3-3 कूड़े के पहाड़ नजर आते हैं। यमुना जी, जो कि यहाँ की जीवनदायिनी नदी हो सकती थी, आज यमुना नदी की हालत ऐसी है कि वहां कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। नदी के पानी को छूना तो दूर की बात है। दिल्ली के एलजी सक्सेना ने कहा कि गरीबों को आम आदमी पार्टी की सरकार फ्री बिजली और फ्री पानी देने की बात कहकर उन्हीं के साथ अन्याय कर रही है, धोखा कर रही है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, लेकिन यहाँ 7 से 8 दिन तक घरों में नल से जल नहीं आता है। लोगों को पानी का टैंकर मंगवाने को मजबूर होना पड़ता है। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी जुड़ गए। मनीष जी, जैसा कि जो एलजी है सक्सेना, उन्होंने आप सरकार पर निशाना साधा है और साथ ही कहा है कि दिल्ली में नगर निगम ही नहीं है क्योंकि गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ये बात मुझे बिल्कुल सही लगती है और एलजी साहब ने इस समस्या को उठाया है। समय समय पे बीजेपी इस समस्या को उठाती रहती है, लेकिन हमें इस पे विचार करना होगा कि आज से 10-12 साल पहले जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, शीला दीक्षित जी ने उसका आयोजन करा था, पूरी दुनिया से लोग उसमें आए थे, तो भी यही दिल्ली थी। केंद्र और प्रदेश में अलग अलग सरकारें थी, लेकिन उनके सामंजस्य की वजह से लोगों को वहां अच्छा वातावरण, अच्छा माहौल मिलता है। उस समय दिल्ली में बहुत विकास हुआ था, लेकिन पिछले 10 सालों में ऐसा लगता है कि दिल्ली में जो सरकार है वो सिर्फ राजनीतिक वादे करती है और अपना विस्तार करने के लिए जनता का ध्यान नहीं देती। उनका विस्तार तो हो रहा है कि वो दिल्ली से निकल के पंजाब तक पहुंच गए, गोवा में भी चुनाव लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में भी लड़ रहे हैं, यूपी हरियाणा में भी लड़ रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता का कोई विकास नहीं हो रहा है। और इस बार के चुनाव में मुझे लगता है दिल्ली की जनता उन्हें इस बात का जवाब जरूर देगी। जी, जो आम आदमी पार्टी के नेता है वो वादे तो कर देते पर कहीं ना कहीं पूरे नहीं कर पाते हैं खुद के वादों को ही। देखिए, आम आदमी पार्टी की 2 पहचान थी। एक तो वो झूठा आरोप लगाते थे, दूसरे वो वादे करते थे कि हम सत्ता में आएंगे तो पूरे करेंगे। जिन लोगों पे वो झूठा आरोप लगाते थे या सच्चा आरोप लगाते थे, आज वो उन्हीं के साथ गठबंधन में है। तो इससे ये साबित हो जाता है कि उन्होंने जो आरोप लगाए थे या तो वो आरोप गलत थे या वो झूठ बोल रहे थे जनता के साथ। दूसरी चीज, वो जितने भी बातें जनता को करके आए थे, उनके पास दिल्ली मॉडल नाम का कोई ऐसा मॉडल नहीं है जो वो चुनाव प्रचार में दिखा पाए।
कि ये वादे हमने करे थे, ये पूरे हो गए। सारे वादों पे जनता से बाकी है और कह रहे हैं एक बार पुनः चुन के आएंगे तो उसको पूरा करेंगे। जनता कितनी बार उनकी बातों में विश्वास करेगी, ये इस बार के चुनाव में है। जी, आम आदमी पार्टी ने कहा था कि फ्री बिजली और फ्री पानी दिया जाएगा, पर अभी तक वो भी मुहैया नहीं कराया गया है लोगों को, और जो जनता है वो काफी परेशान है। आदमी पार्टी ने फ्री बिजली कहा था, पंजाब में महल 1,000 रुपए खाते में देने की थी, वहां तो उनकी सरकार चल रही है, फुल प्ले सरकार है, तो भी उस वादे को 2-2.5 साल से पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि वो सिर्फ वादे करते हैं, वो उसकी इकोनॉमी में वर्क नहीं करते कि ये काम कैसे होगा कैसे नहीं होगा। इसलिए पिछले 10 सालों में सिर्फ वो वादे कर रहे हैं, काम कोई नहीं कर पाए, और इस बार उन्हें इस बात का खामियाजा जरूर उठाना पड़ेगा दिल्ली के चुनावों में। जी, दिल्ली का जो चुनाव है वो महल, शीश महल तक ही सीमित रह गया है, झुग्गी झोपड़ियों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली का चुनाव शीश महल तक सीमित नहीं रह गया है, लेकिन केजरीवाल जी ने 2014 में एक गलती करी थी कि उन्होंने प्रधानमंत्री के अगेंस्ट चुनाव लड़ा था और वो उन्हें टारगेट करते थे। पिछले 10 सालों में उन्होंने वो गलती सुधारी थी, लेकिन इस बार के चुनाव में वो फिर वही गलती कर रहे हैं, क्योंकि वो इस बार हताश दिख रहे हैं। उन्हें दिख रहा है कि उनकी हार उनके सामने खड़ी है, तो उनकी समझ में नहीं आ रहा क्या करे। और ये जो दिल्ली के चुनाव में शीश महल का मुद्दा, अभी आप देखते जाइए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा और भी कुछ ऐसे गलत मुद्दे हम लोग को सुनने को मिलेंगे, क्योंकि जनता जो है चुनाव का मन धीरे धीरे बनाती है और चुनाव के 2-3 दिन आसपास जो माहौल होता है वो चुनाव के बारे में अच्छा बयान देता है। जी, जो सीएम आतिशी है वो ऐसे बोलती है, अगर जैसे कि पानी का अंबार लगा हुआ है या गंदगी, आप हमें बताए, तो क्या उनको नहीं दिखता है क्या? देखिए, सीएम अगर सब चीज जनता से पूछेगा ना, तो फिर जनता उसे कर लेगी। सीएम का अपना दायित्व होता है, सीएम के पास अपनी मशीनरी होती है, और आतिशी जी आज सीएम है। आतिशी जी काफी समय तक विधायक है, उन्होंने विधायक रहते क्या करा, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में क्या करा, वो सारी चीजों का भी जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके पास 60 से ऊपर विधायक है, तो मुख्यमंत्री तो एक ही विधायक बनेगा, तो क्या बाकी विधायक अपना काम नहीं करेंगे, या मुख्यमंत्री को कम से कम ये जाके बताएंगे भी नहीं कि कहाँ पे जनता की क्या समस्या है, तो जनता ने फिर उन्हें चुन के ही क्यों भेजा। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के धार्मिक नगरों में शराबबंदी लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस संबंध में एक बयान जारी करते हुए कहा कि राज्य सरकार धार्मिक नगरों में शराबबंदी लागू करने के लिए अपनी नीति में सुधार करने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मुद्दे पर साधु संतों द्वारा दिए गए सुझावों पर राज्य सरकार गंभीर है। धार्मिक नगरों का वातावरण प्रभावित होने की शिकायतें लगातार मिल रही है और उनका प्रयास है कि इन नगरों की पवित्रता बनी रहे। राज्य सरकार इस पर जल्द ही ठोस निर्णय लेकर कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री ने सियस्त 2028 को लेकर कहा कि इस बार साधु संतों को केवल शिप्रा नदी के पवित्र जल से ही स्नान कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना का भूमि पूजन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल करने आज उज्जैन आ रहे। सियस्त में पहले गंभीर नदी के जल में स्नान कराना जाना था और इसके बाद 2026 में नर्मदा नदी के जल का उपयोग किया गया है। सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना के तहत शिप्रा नदी का जल उपलब्ध होगा, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर स्नान व्यवस्था मिलेगी। यह परियोजना लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही है और इसका निर्माण 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। वहीं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता सत्यम शर्मा जुड़ गए। सत्यम, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा फैसला किया है शराबबंदी एक्ट लागू करने के लिए, और बिहार के बाद अब मध्य प्रदेश दूसरा राज्य होगा जिसमें शराबबंदी लागू एक्ट किया जाएगा। एक फैसला लिया जिसमें शराबबंदी सिर्फ धार्मिक नगरों पर की जा रही है। धार्मिक नगर जो है 17 धार्मिक नगरियां घोषित की गई है, उन पर शराबबंदी लागू होगी। इसके एवज में जो सीमावर्ती इलाके वहां से शराब के जो नुकसान होगा उसकी भरपाई के लिए माना जा रहा है कि उससे प्रयास किया जाएगा और अधिकारी पर बैठक भी लेंगे। हालांकि 2 दिन पहले जो बैठक हुई थी उसमें जो नई जानकारी की है उसमें बदलाव किया जाएगा और बजट से पहले जो अप्रैल 2025 बजट आएगा उससे पहले कहीं नीति बनाने की कोशिश की जा रही है। जो 17 धार्मिक नगरियां हैं वहां पर शराबबंदी की जाए। यहाँ से आप उज्जैन की बात करें, मंडला की बात करें, ओमकारेश्वर की बात करें, या जिस तरह से दतिया में माँ पीताम्बरा पीठ है वहां की बात करें, तो तमाम जगहों पर ये शराबबंदी की बात की जा रही है। इसके साथ साथ ही जो शिप्रा नदी का पानी है
उसको लगातार प्रयास किया जा रहा है कि 2028 में जो दिवस होगा उसमें शिप्रा नदी के पानी से साधु संतों को स्नान कराया जाए। लिहाजा इसके चलते जो बैराज बनाया जा रहा है उसमें बारिश का पानी है वो इकट्ठा किया जाएगा। इसके साथ साथ ही जो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि 2004 की बात करें, 2016 की बात करें तो पहले गंभीर नदी का पानी जो राजस्थान से आता है वहां पे शिप्रा नदी से जुड़ा गया, उसके बाद वो पानी आया, उसके बाद नर्मदा नदी से पिछली बार जो स्नान कराया गया है। लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि शिप्रा नदी को ही अविरल और स्वच्छ बनाया जाएगा। लगातार बेहतरीन नदी के पानी साधु संतों को इसमें से मिलेगा। आप देखिए, अगर पानी की व्यवस्था को देखा जाए तो 27 MCM पानी चाहिए शिप्रा के लिए, अगर पीने की व्यवस्था उज्जैन में की जाए। इसके साथ साथ ही अगर जिस तरह से अन्य चीजों की व्यवस्थाएं होती है तो 55 लाख MCM की व्यवस्था होनी चाहिए, तब जाकर के यहाँ पानी शिप्रा में आएगा। इसके साथ साथ ही आप देखिए तो जो प्राण नदी है इंदौर से निकलती है, उसका गंदा पानी शिप्रा में मिलता है, जिसकी वजह से शिप्रा में और दूषित पानी के कारण वहां पर स्नान करना यह किसी काम में उपयोग नहीं हो पाता है। तो प्राण नदी को डाइवर्ट किया जा रहा है। 4 शाफ्ट बनाए गए, टनल भी बनाया गया है। टनल के साथ साथ जो 13 किलोमीटर का टनल बनाया जाएगा, इसके साथ साथ ही 18 किलोमीटर का जो एक पाइपलाइन बिछाई जाएगी, उससे कहीं प्राण नदी का पानी को डाइवर्ट किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो 2028 का सिद्धांत होने वाला है उसमें डॉक्टर यादव मोहन यादव मंशा है कि जो साधु संत स्नान कराएंगे, जो श्रद्धालु स्नान करें उसमें शिप्रा नदी का पानी हो, बाकायदा बैराज बनाया जा रहा है और बैराज को जो 6 किलोमीटर की पाइप लाइन के द्वारा जोड़ा जा रहा है। और जब बारिश का पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उसमें से पानी इकट्ठा होने की वजह से जो बारिश का पानी वो पार निकल कर आएगा। तो ऐसे में जो बैराज बनाने की कोशिश की जा रही है उस पाइप लाइन से जोड़ा जाएगा, तो उससे शिप्रा नदी का पानी लगातार यहाँ पर आएगा। तो सभी प्रयास डॉक्टर मोहन करे आबकारी नीति को भी बदलाव में लाया जाएगा। जो धार्मिक नदियां उनमें से हटा करके जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां से प्रयास किया जाएगा, क्योंकि अनियमितताएं देखने को मिली है। साधु संतों ने भी कई बार शिकायतें की हैं, जो श्रद्धालु आते हैं उन्होंने भी कई बार शिकायतें की है कि धार्मिक नगरियां होती है जैसे उज्जैन के आसपास या मंडला में आसपास तरह से होता है, माँ पीताम्बरा माई की बात करें, चित्रकूट की बात करें, तो यहाँ पर अगर शराब की दुकानें खुलती है तो इससे नुकसान होता है और जो श्रद्धालु होते हैं उससे कहीं ना कहीं इससे जो डिस्टर्बेंस है वो बढ़ता है और अनियमितताएं बढ़ती जा रही है। तब असामाजिक तत्वों का जमावड़ा वहां पर लगा रहता है। तो इसको लेकर के शराबबंदी की नीति को भी अपनाया जाएगा। अगली कैबिनेट की बैठक जो होगी उसमें हो सकता है ये फैसला ले लिया जाए कि अगली शराब जो बंदी है कब की जाएगी और कैसे की जाएगी। तो आबकारी विभाग को लगातार आदेश भी दिया जाए, विभागों को भी आदेश दिया गया है कि इसका एक खाता तैयार करें, किस तरह से किया जा सकता है। ये तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव की 2 मंशाएं जो थी प्रमुख मंशाएं याद है। आज देखिए जो बराज है उसके सेप्टिक टैंक जो शिप्रा नदी कान नदी का जो टनल बनेगा, टनल में 4 शेफ्ट लगेंगे। 4 शेफ्ट में एक तीसरा जो शेफ्ट है उसका भी अवलोकन करने के लिए डॉक्टर मोहन यादव वहां पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ ही तमाम कार्यक्रमों की जानकारी और उसके साथ ही आबकारी विभाग को लेकर के भी आने वाले समय बैठक जी। सत्यम, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि नर्मदा नदी के किनारे भी अवैध शराब बंद क्यों नहीं करवाई गई है। देखिए, जीतू पटवारी ने साफ तौर पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो बीजेपी है वो झूठ बोलने की राजनीति करती है। पहले भी शराबबंदी की गई। जब बात भी सच में देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे थे, जो धार्मिक नगरियां उनको घोषित किया गया था। इसके साथ साथ ही राहुल और गौर के समय में भी धार्मिक नगरियों में शराबबंदी की बात की। उमा भारती जब पहली बार बड़े तौर पर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी तब भी कहा गया था कि यहाँ पर शराबबंदी की जाएगी, और जिसकी वजह से अभी तक ये शराबबंदी नहीं है। उमा भारती से एक्टिव हुई थी और जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे और विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तब उमा भारती ने एक तोड़फोड़ भी की, जगह पर जाके पत्थर भी फेंके थे शराब की दुकान पर। उसके बाद जो महिला एक क्राइटेरिया होता है कि महिलाएं अगर 50% या 40% महिलाएं मना कर दें कि यहाँ शराब की दुकान नहीं खुलेगी तो वहां से दुकान नहीं खुलती। तो मंदिर या जो प्रमुख स्थान होते हैं के आसपास वहां शराब की दुकानें नहीं खुलती। लेकिन राजधानी भोपाल में देखने को मिल रहा है कि जो सरोजिनी नायडू कॉलेज है वहां बाजू में ही उसके जस्ट बगल में ही शराब की दुकान खुली है। सामने सीएम हाउस का आवाज जाता है, उसके आसपास देखिए राज्यपाल का भी भवन माना जाता है। तो ऐसे में कहीं भी नियमों का पालन नहीं हो रहा। उसी को लेकर के कांग्रेस भी लगातार निशाना साधती आई है। कोई भी नियम शराब जब दुकानें खोली जाती है अवैध रूप से लोग, चाहे आप देखिए श्रीलंका में शराब की दुकान के बाहर खड़े होकर लोग शराब पी रहे हैं,
खाना जैसे शराब ऐसी बन गया है कि जैसे सड़कें ही नखाना बन चुकी हैं। तो राजधानी भोपाल की जब ये स्थिति, तो बाकी शहरों का, बाकी जिलों का अंदाजा आप लगा सकती हैं। फिलहाल जीतू पटवारी भी सरकार को निशाने में ले रहे हैं और झूठ बोलने की बात लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम। संभल के चंदौसी कस्बे में भगवान राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण पूरा होने वाला है। इसका अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से फरवरी में किए जाने की संभावना है। रामबाग धाम के रामलीला मैदान में बनाई जा रही इस प्रतिमा में भगवान राम एक हाथ में धनुष पकड़े होंगे, जबकि दूसरे हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देते हुए दिखाई देंगे। रामबाग धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि प्रतिमा का अनावरण 31 मई 2023 को शुरू हुआ था और अब यह अपने अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा प्रतिमा लगभग पूरी हो चुकी है, केवल पेंटिंग का काम बाकी है। इससे फरवरी 2025 तक तैयार होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा यह मूर्ति अद्वितीय है क्योंकि इसमें भगवान राम की दृष्टि नीचे की ओर है, जो विनम्रता का प्रतीक है। रामबाग धाम ट्रस्ट के सचिव ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर उनसे प्रतिमा का उद्घाटन करने का अनुरोध किया है और हमें उम्मीद है कि यह कार्यक्रम जल्द ही होगा। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ संभल से संवाददाता रामपाल सिंह यादव जुड़ गए हैं। रामपाल, सीएम योगी भगवान राम की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। जी बिल्कुल, मैं बता दूं तरुणा, संभल धार्मिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से काफी समृद्ध है। संभल में 68 तीर्थ और 19 कूप है। वहीं संभल में तमाम धार्मिक स्थलों की खोजबीन में प्रशासन है, जिला प्रशासन है, वो तमाम खोजबीन में लगा पड़ा है। संभल में लगभग 68 तीर्थों में से लगभग 34-35 तीर्थों की और 19 कूपों की प्रशासन ने खोज के लिए है। वहीं संभल के चंदौसी जो मिनी वृंदावन के रूप में माना जाता है, जहां पर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में तमाम ऐसे मंदिर हैं, ऐसे पुराने प्राचीन मंदिर है। संभल की चंदौसी भी ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध मानी जाती है। तो संभल की चंदौसी जो मिनी वृंदावन जो बोला जाता है, उसमें रामबाग ट्रस्ट के जो लोग हैं, उन्होंने एक 51 फीट ऊंची प्रतिमा, भगवान श्री राम की प्रतिमा का वो किया है, बनाई है। उसके कम से कम ये जो लगभग है दो साल से इसका कार्य लगभग इसमें चल रहा है, कार्य चल रहा है। अब जब जो लगभग बनकर के पूरी तैयार हो चुकी है, बाकी जो अभी जो प्रतिमा है श्री भगवान राम की जो 51 फुट ऊंची है, जो देश और प्रदेश में पहली ऐसी प्रतिमा है जो सबसे बड़ी प्रतिमा होगी। वहीं एक तरफ जिस तरीके से मुख्यमंत्री को आने की उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री इस प्रतिमा का आकर के अनावरण करें, तो उसके लिए यहाँ रामबाग के जो ट्रस्टी हैं, उन्होंने पत्र लिखा है। भाई जो मुख्यमंत्री ने उनके लिए इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए, इस अच्छे कार्य के लिए सराहना की है उनकी, और उनके लिए हर्षवर्धन भी किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो चंदौसी नगर के लोग हैं, उनमें काफी उत्साह का माहौल है। दूर दराज से इस मिनी वृंदावन में लोग आकर के यहाँ पर पहुंचते हैं और ये काफी प्रसिद्ध चंदौसी मानी जाती है। तो यहाँ पर जो है ये इसकी पेंटिंग का कार्य जो बाकी रह गया है तो उसका कार्य जो है, जो यहाँ के जो ट्रस्ट के लोग हैं रामबाग के, वो लगातार इसमें जुटे हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों से इसका अनावरण किया जा सकता है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।